7वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्तर प्रदेश को तगड़ा झटका लगा है। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में उत्तर प्रदेश को दूसरे अन्य राज्यों की तुलना में आपदा और राहत कोष के तहत कम बजट आवंटित किया है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से सफाई सामने आई है और बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार की गलती से गलत आंकड़े केंद्र के सामने रखे गए, इसका नतीजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश को केंद्र की योजनाओं से मिलने वाली सहायता राशि लगातार मिल रही है। सरकार की अपनी कठिनाई है। सरकार प्राकृतिक आपदा को लेकर पूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार के पास नहीं जाती, राजनीतिक हल्ला ज्यादा मचाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो सिफारिशें हुई थी उसमें 2100 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा धनराशि राहत और आपदा कोष में आवंटित की गई थी। इस बार ये राशि 1600 करोड़ रुपए जरूर बढ़ा दी गई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की तुलना में ये काफी कम है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी केंद्र की सरकार से नाराज है। उत्तर प्रदेश में मेयरों के अधिकारों में कटौती का मामला सड़क पर आने जा रहा है। बीजेपी 21 मार्च से इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। अखिलेश यादव की कैबिनेट ने हाल ही में जो प्रस्ताव मंजूर किए हैं उसमें महापौरों के अधिकारों में जबरदस्त कटौती होने जा रही है। खासतौर से उनके वित्तीय अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बीजेपी इसी को मुद्दा बनाकर 21 मार्च से आंदोलन छेड़ने जा रही है। मेयरों के का अपमान करना यानी जनमत का अपमान करना है और भारतीय जनता पार्टी इसके पूरी तरीके से खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में नगर महापालिका और इनको एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है, स्वायत्त शासन करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें किसी तरह की कोई अड़चन लगाई नहीं जा सकती। संविधान के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है जो संविधान की भावना के खिलाफ हो तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से नगर निकायों को अधिकार दिए जाने की मांग उठती रही है। खासतौर से 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं। ऊपर से उसमें कटौती दर कटौती की जा रही है। यूपी विधानसभा में गूंजा साध्वी प्राची के विवादित बयान का मामला। कांग्रेस पार्टी ने साध्वी की गिरफ्तारी की मांग। भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्राची ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसका विरोध करते हुए आज सदन में कांग्रेस ने चर्चा कराने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि साध्वी प्राची जस्टिस कारजू बनने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस तरह के लोग प्रतिबंधित किए जाने चाहिए और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह के कटु शब्द बोलने वालों के खिलाफ शासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पहले भी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है। ऐसे में साध्वी प्राची के हालिया बयान ने विरोधी दलों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर धार देने जा रहा है। शायद यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद पहली बार पूरे देश में राम जन्मोत्सव को राम महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। चैत्र रामनवमी के प्रथम दिन से ही राम महोत्सव की शुरुआत कर रहा है। कारसेवकपुरम से ये शुरुआत होगी। अब पूरे देश में लगभग 1 लाख जगहों पर राम जन्मोत्सव राम महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। साधु संत और पूरे देश के जितने भी विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन इसमें जो लोग शामिल हैं वो सभी लोग इस जन्मोत्सव को इस महोत्सव को मनाएंगे और इस महोत्सव के माध्यम से लोगों के अंदर एक जन जागरण पैदा करेंगे, जिससे राम मंदिर आंदोलन पुनः एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद खड़ा कर सके और राम मंदिर निर्माण के बारे में एक बार फिर से वो एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार जो आधार है, इस बार जो तरीका है विश्व हिंदू परिषद का, वो राम जन्मोत्सव को मनाने के रूप में है कि ये पहली बार एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं राम महोत्सव के रूप में। बात बात पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक नया कारनामा सामने आया है। फरेंदा विधानसभा सीट से जिन प्रत्याशियों का पैनल बीजेपी ने केंद्र को भेजा है उसमें से एक प्रत्याशी वो भी है जिसके अयोग्य घोषित होने पर वहां पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद 2 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था। उनके अयोग्य घोषित होने का आधार ये था कि वे विधायक चुने जाने के बाद भी सरकारी ठेका ले रहे थे और सरकारी काम कर रहे थे। इसी आधार पर इनकी जांच की गई और फिर एक रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी गई, जिसके बाद राज्यपाल ने इन दोनों को दोषी पाते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था। इनमें से एक फरेंदा विधानसभा सीट के विधायक बजरंग बहादुर थे।
हैरानी इस बात की है कि उसी बजरंग बहादुर को बीजेपी ने फिर से प्रत्याशियों के पैनल में नामित करके भेजा है, जिसके अयोग्य घोषित होने पर वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। नुकसान इतना हुआ है कि किसानों की कमर टूट चुकी है। किसानों को ऐसे में जहां कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे वक्त में राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। विपक्ष ने मोदी सरकार को किसानों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह बताया। विपक्ष ने ये बात भी कही कि खड़ी फसल के अलावा खुले आसमान के नीचे जो अनाज रखा होता है, उसको भी बेमौसम बारिश ने तबाह कर दिया है। ऐसे में किसानों की मदद पूरी तरह से होनी चाहिए। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी किसानों को राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। एक समिति बनाकर किसानों के नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद उनको मुआवजा राशि दी जाएगी। किसानों में अरुण जेटली के इस बयान के बाद राहत की उम्मीद जगी है। देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करेगी और किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देगी। भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद बर्बाद हुई किसानों की फसलों का जायजा लेने के लिए अब सरकारी दूत इलाकों में निकल चुके हैं। इसी के चलते शाहजहांपुर में प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबंधन अनिल कुमार आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम उन गांवों का दौरा किया जहां पर किसानों की जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। आलम यह है कि तमाम ऐसे खेत जो लोगों की फसलें थी वो जमीन में बिछ गई हैं, जो नीचे की जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आलम यह है कि जो किसानों की जो लागत थी अब वो भी निकल पाना मुश्किल है। जो प्रमुख सचिव आए हैं उनका कहना है कि वो सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पूरे इलाके की सर्वे कर रहे हैं, साथ ही इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिसके आधार पर जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें कोई दौरा नहीं जिस तरीके से जो कुदरत ने उन पर कहर डाया है, जो किसानों की बर्बादी हुई है, या फिर जिस तरीके से अब सरकार किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, इनके बावजूद जो किसानों की आत्महत्याओं का जो दौर है वो लगातार चलता ही जा रहा है। आसमान से गिरी आफत से हुई फसलों के नुकसान को देखकर किसान महिला की हुई मौत। मामला मरका थाना क्षेत्र के इंगुआ मऊ का है, जहां पर 40 वर्षीय फूलमती ने अचानक हुई बरसात और ओलावृष्टि से नष्ट फसलों को देखकर सदमे का शिकार हो गई और उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। ये देखकर घबराए परिजन उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फूलमती के पति के नाम लगभग 4 बीघा जमीन और कुछ जमीन उसने बटाई पर इसलिए ले रखी थी क्योंकि उसके पास साहूकारों का 1 लाख रुपए के लगभग कर्ज था। एक के बाद एक हो रही किसानों के मौत के बाद भी किसानों के पास सरकारी मदद नहीं पहुंच रही। लगता है सरकार को अभी कुछ और मौतों का इंतजार है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। ललितपुर जिले में जल संचयन और पेयजल आपूर्ति के नाम पर सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से ज्यादातर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है जलमणि योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के नौनिहालों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलमणि योजना प्रारंभ की थी। प्रथम चरण में जिले के उन विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल शुद्धिकरण की मशीनें यानी आरओ प्लांट लगाए जाने थे, जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो। लेकिन जमीनी हकीकत में जल निगम द्वारा ज्यादातर विद्यालयों में न तो आरओ प्लांट लगाए गए और न ही उनका मेंटेनेंस किया गया, जबकि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया सारा पैसा कागजों में ही खर्च कर दिया गया। वहीं ललितपुर डीएम ने मामले की जानकारी होने पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन ज्यादातर जांचें और कार्रवाई भी सिर्फ कागजी रह जाती हैं। ऐसे में जल निगम द्वारा किए गए इस घोटाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बदायूं में फर्जी अभिलेखों के सहारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्र की नौकरी करने का मामला सामने आया है। जिला अधिकारी के संज्ञान के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप लगाया है कि ब्लॉक के 3 अलग अलग गांवों में कई युवक युवतियां फर्जी अभिलेखों के सहारे शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनमानी के चलते स्कूलों का काफी नुकसान हो रहा है।
कई बार शिकायत के बाद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 शिक्षा मित्र, सभी विद्यालयों में एक शिक्षा मित्र जो नौकरी कर रहे हैं, उनके शैक्षिक अभिलेख फर्जी होने की शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। इसको मैंने गंभीरता से लिया है और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच करने के लिए कहा है। मामला जिलाधिकारी के सामने आने के बाद उन्होंने बीएसए को आरोपी शिक्षा मित्रों के अभिलेखों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि अगर ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में एक बार फिर डाक विभाग की लापरवाही से हजारों की तादाद में आधार कार्ड कूड़े के ढेर में पड़े मिले। चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर में आज कूड़े के ढेर में बोरियों में भरे आधार कार्ड मिले। जैसे ही आधार कार्ड पड़े होने की खबर स्थानीय लोगों को मिली, हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और जब कार्डों को देखा गया तो ज्यादातर कार्ड उसी इलाके के थे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने कार्डों को छांटना शुरू किया और जो जिसका कार्ड था वह छांट कर ले गया। लेकिन सरकार का विशिष्ट पहचान पत्र इस तरह से कूड़े के ढेर में फेंके जाने से स्थानीय लोग बेहद ही आक्रोशित दिखे। लेकिन कूड़े के ढेर में आधार कार्ड मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है, जबकि इससे पहले भी नौबस्ता इलाके में पांडू नदी में हजारों की तादाद में आधार कार्ड पड़े हुए मिले थे। उसके बाद प्रशासन ने इसकी जांच कराई और डाक कर्मियों को दोषी मानते हुए 2 डाक कर्मियों को निलंबित किया गया था। अब एक बार फिर कूड़े के ढेर में आधार कार्ड मिले हैं, तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशासन इस बार किस तरह की कार्रवाई करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों को स्ट्राइक को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 11 मार्च को इलाहाबाद की जिला कचहरी में हुई वकील की हत्या के मामले में जारी हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से वापस लेने के बाद वकीलों का एक गुट इससे असंतुष्ट है। लिहाजा यह गुट आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। बर्बरता पूर्वक कार्रवाई जो निहत्थे वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए, ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के निलंबन अथवा स्थानांतरण होने तक हम लोग आमरण अनशन पर। इस गुट का कहना है कि जब तक इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी का तबादला नहीं किया जाता तब तक वो अनशन पर रहेंगे और कोर्ट में काम करने के लिए भी नहीं जाएंगे। हालात को देखते हुए इलाके में दोबारा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आगरा में स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज आगरा में एसपी रेलवे यानी कि गोपेश कुमार खन्ना के 6 वर्षीय बेटे में स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना को लेकर पहले से जद्दोजहद चली आ रही थी। ऐसे में अब जिला प्रशासन आगरा अब इस पूरे मामले में सर्वे रिपोर्ट तैयार करके लखनऊ मुख्यालय तक भेज रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अगर दावों की बात करें तो आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है कि उनका कहना है कि यहाँ पर हर तरह से दवाइयां उपलब्ध है और स्वाइन फ्लू से जितने भी पीड़ित हैं उनके जांच सैंपल जल्द से जल्द और शीघ्र स्थिति में दिल्ली भेजे जा रहे हैं। आगरा में स्वाइन फ्लू के पीड़ितों की अगर संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 66 से लेकर सीधे 71 तक पहुंच चुका है। अमरोहा के हसनपुर में जंगली कुत्तों द्वारा 2 बच्चियों की जान लिए जाने के बाद प्रशासन ने वन विभाग की टीम के साथ जंगली कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां बीती 17 मार्च को कोतवाली इलाके के ही कनाटा गांव की 8 वर्षीय मासूम दिकरा को आदमखोर जंगली कुत्तों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। जबकि बीती 1 मार्च को भी जंगली कुत्तों के हमले से कोतवाली इलाके के ही फूलपुर बीजलपुर गाँव की 8 वर्षीय बच्ची कमलेश की मौत हो गयी थी। पर हैरानी की बात यह थी कि कमलेश की मौत के बाद से जिला प्रशासन और वन विभाग ने इन जंगली कुत्तों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पर जब कुत्तों ने महज 17 दिनों के भीतर हसनपुर इलाके में ही एक और मासूम को शिकार बना डाला, तब जाकर प्रशासन और अधिकारियों की आंख खुली और उन्होंने गांव के खेतों में जाल बिछाकर जंगली कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया है। और एसडीएम का दावा है कि जब तक सारे कुत्ते नहीं पकड़े जाएंगे जब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा। हालांकि जंगली कुत्तों को पकड़ने आई वन विभाग की टीम 2 घंटे के बाद ही गांव से बैरंग लौट गई, जिससे यह कहना बेमानी नहीं होगा कि सरकारी काम केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। कार्बी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट फोन के प्रयोग से खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। कालागढ़ क्षेत्र में 18 फरवरी 2015 को सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल होने की जानकारी खुफिया विभाग को लगी है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक रामगंगा बांध परियोजना की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले की खुफिया जांच हो रही है और जांच के दौरान यह बात सामने आ रही है कि सैटेलाइट फोन का प्रयोग वन क्षेत्र के निकट से हुआ है, जिसकी लोकेशन यूपी और उत्तराखंड की सीमा के आसपास जंगल क्षेत्र में मिली है। फुल इंटेलिजेंस विंग हमारी और जो हमारा और खुफिया एजेंसी वो भी इस पर निगाह रखे हुए हैं। इस तरीके की कोई भी जानकारी आगे आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर का गिरोह दोबारा तो कालाघाटा टाइगर रिजर्व में सक्रिय नहीं हो गया है। सैटेलाइट फोन के प्रयोग से इस समय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कारगुजारी की वजह लगातार खाकी दागदार होती जा रही है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वह थाने की रेप की वारदात हो या अवैध वसूली या पशु तस्करी जैसा मामला बरेली का है, जहां के 1 दर्जन पुलिस वालों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। इन सब पर अवैध वसूली, पशु तस्करी जैसे गंभीर अपराध लगे हुए हैं। जी जोन बरेली ने विभिन्न थानों में तैनात इन सिपाहियों की सूची एसएसपी को भेजकर उन पर लगे तमाम आरोपों की जाँच कराकर कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल जाँच एसपी सिटी के पास है। एसपी सिटी की माने तो सभी का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जाँच के बाद इन आरोपी पुलिस वालों की जो कुंडली तैयार होगी उन पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं जांच से बचने के लिए पुलिस वाले अपने आकाओं की शरण में पहुंच गए हैं। देखना ये होगा कि गंभीर आरोपों के चलते इनके आका इनको बचाने में कितना कामयाब होते हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई। मामला पूर्व मंत्री बादशाह सिंह से जुड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के मकान में उनके भतीजे ऋतुराज रहते हैं। ऋतुराज का अपने ही साथी जो कानपुर के रहने वाले हैं प्रवीण कुमार से एक ठेकेदारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। कल प्रवीण कुमार अपने साथियों के साथ ऋतुराज से पैसे मांगने आए थे, लेकिन तभी दोनों के बीच में फायरिंग हो गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भदोही के कोयरोना इलाके की रहने वाली एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की का आरोप है कि बाराबंकी निवासी आफताब और उसके साथी ने उसके साथ गैंगरेप किया है। आरोप है कि आरोपी उसको बाराबंकी और इलाहाबाद के हंडिया इलाके में ले गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। उसके बाद उसको कर्नलगंज क्षेत्र में छोड़ दिया। इलाहाबाद पुलिस ने इसकी जानकारी भदोही पुलिस और लड़की के परिजनों को दी। उसके बाद लड़की यहां पहुंची और घर पहुंचकर लड़की ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई। उसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अभी एक व्यक्ति पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है और वहीं दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता मामले में पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वह फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आफताब को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार के रेल में चाक चौबंद सुरक्षा के दावे के बीच आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उनकी पत्नी के साथ चलती ट्रेन में उस वक्त लूटपाट हुई जब वो जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस के AC 1 कोच में सफर कर रहे थे। जयंत मलैया के साथ लूट का शिकार बनी उनकी पत्नी सुधा मलैया ने बताया कि मथुरा स्टेशन के आगे करीब 12 बदमाश उनके कोच में जबरदस्ती घुस आए और उन्होंने चाकू दिखाकर नकदी, जेवर सब लूट लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उनके अलावा 2 वकीलों से भी लूट हुई है। इस मामले में निजामुद्दीन स्टेशन पर FIR दर्ज की गई। उसके बाद जयंत मलैया और सुधा मलैया ने पार्लियामेंट में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से मिलकर घटना की जानकारी दी और फिर जयंत मलैया बीजेपी के 10 सांसदों के साथ रेल भवन जाकर सुरेश प्रभु से मुलाकात की। रेलवे मंत्रालय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से रेलवे पुलिस ने 3 सुरक्षा जवानों को सस्पेंड तो जरूर किया है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब AC 1 कोच में सफर करने वाले यात्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम यात्रियों का क्या हाल होगा।